तो अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आपको पता तो है ना कि ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? As per my knowledge, experience and expertise, the meaning of objective is उद्देश्य। मतलब भाई तू कहीं भी हक देता है क्या? अगर चूचू मुझसे बड़ा जीनियस इस कायनात में कोई नहीं है। तो खैर इसको छोड़ते हैं और हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। अच्छा सीरियस होकर बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब शायद ये होता है कि जो हम जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैं बीएसटी में 101 मार्क्स लाना चाहता हूँ। हाँ सही है, बट हमें डेफिनेशन बतानी है भाई प्रॉपर। तो हम बुक की डेफिनेशन की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ व्हिच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। पहले तो ये विमल थूक के बोल, और ये जो 3 इडियट्स के साइलेंसर वाली हरकत करी है ना तूने, कसम से ये नाकाबिले कबूल है। पर भाई पेपर में नंबर तो लिखने के मिलेंगे ना? मैंने क्या फारसी में बोला था? है पूरे बुक रट के बैठा हुआ है। मेरा मतलब भी तो यही था। क्या हो जाएगा अगर ये आंसर लिख देंगे तो? भाई जिंदगी में देख दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कंसेप्ट समझना भी जरूरी है और उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। रट्टू तोता कहीं का। खैर तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर कहता क्या है। इस बात को समझने के लिए हम इसका वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आपने सुना, इसका एक उद्देश्य है कि ये बीएसटी में 101 मार्क्स लाना चाहते हैं। क्या आ गए? नहीं, एंड में मिलेंगे। अभी थोड़ी मिला है प्रेजेंट में, फ्यूचर में जाके मिलेंगे। मिला भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक एंड पॉइंट है और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट में एक्टिविटीज करते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव हमारा एक एंड पॉइंट है फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब क्यों ही कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के पीछे हमारी क्या सोच है, हम लोग मैनेजमेंट करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट के जरिए हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अबे यार क्या ही पढ़ाने में लगा हुआ है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्या उल्टा पैदा हुआ था क्या तू? मेरे जैसा सीधा ना इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? तो सुनो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आता है? एम्प्लॉइज। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक दिली ख्वाहिश होती है कि वो इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहता है, यानी बेहतरीन ढंग से उनका इस्तेमाल करना चाहता है, किसी भी तरीके से वेस्टेज उनका नहीं चाहता है। बट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनका इंटरेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरेस्ट मतलब रुचि है, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए। उनके रुचि का भी ध्यान रखना है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। कौन है ये लोग? फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनर। ऑनर ने कैपिटल लगाई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं तुम ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के चलते उसके कैपिटल का कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च मत कर देना। ऐसी गवर्नमेंट, भाई तुम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हो, इसके चलते तुम गवर्नमेंट से कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। तो इन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है, कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। और जब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर देता है। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के थे? 3 तरीके के। ये क्या बात हुई यार? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा, वो 3 तरीके के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और फिर पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 ऑब्जेक्टिव, और पॉइंट के अंदर पॉइंट। कब खत्म होगा ये सिलसिला? अब यार तूने वो लाइन नहीं सुनी, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। ज्ञान ही असली पूंजी है। ज्ञान कहीं से भी मिले रख लेना चाहिए, बस वो काम का होना चाहिए। हाँ ये बात भी है। तो खैर इन 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने अभी एक लाला जी की दुकान खोली। लाला जी की दुकान जानते हो ना, रिटेलिंग वाली शॉप। तो आपका अभी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ले कितना सिंपल यार, प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। बिजनेस किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। नहीं, सर्वाइवल, जिंदा रहना। क्यों? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी ऑलरेडी लाला जी की दुकानें हैं, रिटेल की शॉप हैगी। आपका कंपटीशन उनके साथ है, और अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना भाई। सबसे पहले आपको जिंदा रहना है, पहले टिक जाओ, टिकने के बारे में सोचना है। जब टिक जाओगे बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली फिगर पे बेचते हैं, और कभी कभार तो लॉस पे भी बेचते हैं ताकि टिक जाए। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि भाई हमारा बिजनेस पहले सर्वाइव कर जाए, अच्छे ढंग से टिक जाए। अब सर्वाइवल के बाद हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? प्रॉफिट के बारे में। भाई जिंदगी भर तो नो प्रॉफिट नो लॉस की फिगर पे तो अपने प्रोडक्ट को हम लोग नहीं बेच सकते हैं। तो अब मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है सर्वाइवल के बाद कि अब हमारा बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न करे, और रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल प्रॉफिट अर्न कर लिया और अगले 3 सालों के लिए हमारे अकाउंट्स में सूखा पड़ गया, यानी कि भाई लॉस हो रहा है और कभी प्रॉफिट हो ही नहीं रहा।
तो ये इंश्योर करना है मैनेजमेंट को कि भाई प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टेंटली अर्न हो। एंड लास्ट, इतना सारा प्रॉफिट कमा के क्या करोगे? काम कर देना चाहिए, मतलब हद से ज्यादा पैसा रख के क्या ही करेगा इंसान, खाली हाथ आया था खाली हाथ ही तो जाएगा। भाई अब ग्रोथ करना है। भाई लाला जी की पहले एक दुकान खोल रखी थी हमने, अब एक से ज्यादा दुकानें खोल देंगे। तो अब मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि भाई प्रॉफिट का किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए और अपनी बिजनेस का ग्रोथ किया जाए। तो इस तरीके से जब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है तो साथ ही में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ को भी कंप्लीट कर देता है। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस की समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्यों है जिम्मेदारी? क्योंकि भाई हमारा बिजनेस कहाँ काम कर रहा है? स्पेस में काम कर रहा है क्या? नहीं, धरती पे ही काम कर रहा है। किसी न किसी एरिया में काम कर रहा है, किसी न किसी समाज का हिस्सा है, उसी सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को बनाता है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी की वजह से ही हमारी जो बिजनेस है सर्वाइव कर पा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है। अगर ये सोसाइटी ही नहीं होगी तो बिजनेस जो है रिसोर्सेज कहां से लाएगा? प्रोडक्ट्स, आउटपुट किसके लिए बनाएगा? समाज नहीं होगा तो किसके लिए बनाएगा? एलियंस आर दी बेटर ऑप्शन। तो भाई तेरे अंदर खुजली होती रहती है क्या बकवास करने की? अगर ज्यादा ही खुजली हो रही है तो इजगाड लगा ले। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए तो बताओ हमारा बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या क्या कर सकता है? भाई समाज एक बवासीर है, इसके लिए तुम कितना कुछ भी कर दो ये ठीक नहीं होने वाला। ये वास्तविकता है, बट फिर भी हम लोग एक्सेप्शनल केसेस को साइड करते हैं और देखते हैं कि हमारा बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है। नंबर 1 भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ और उसको रीजनेबल प्राइसेस पे बेचो ताकि आम इंसान उसको खरीद सके। दूसरा, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन नहीं करना। भाई साहब ऐसी मशीन का इस्तेमाल करो जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता किसी भी तरीके का, ना ही नॉइस, ना ही एयर, ना ही वाटर, ना ही लैंड। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बेरोजगार पैदा। इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। अपनी लैंग्वेज में आते हैं हम लोग। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके बिजनेस को जो है रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए ताकि हमारे देश में बेरोजगारी जो है कम से कम हो सके। नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमें अपना बिजनेस जो है फेयर तरीके से करना चाहिए भाई साहब। मतलब कि कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, ओवर चार्जिंग, ज्यादा प्राइसेस अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करने चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, कालाबाजारी और एडल्ट्रेशन, मिलावट भी हमें अपने प्रोडक्ट में नहीं करनी चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं बट हम लोग खत्म करते हैं। लास्ट, सोशल सर्विसेज करनी चाहिए, जैसे कि भाई डोनेशंस वगैरह करनी चाहिए, एनजीओ में पार्टिसिपेट करने चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए ताकि हमारे जो बिजनेस है उसकी इमेज बेहतर हो सके समाज में भी और खुद की नजर में भी। तो ये मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। एंड लास्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, बिजनेस के बारे में सोच लिया। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने समाज के बारे में सोच लिया। कुछ और लोग भी हैं जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है। गैस करो वो लोग कौन से हैं? ओ चपरासी। पहली बार नजदीक पहुंचा है थोड़ा। एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट्स कौन से? उसके एम्प्लॉइज। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ करे। क्या क्या कर सकता है मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के लिए? नंबर 1, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। मान लो हम दोनों जो है अलग अलग बिजनेस में काम करते हैं लेकिन दोनों का काम एक ही जैसा, क्वालिफिकेशन भी एक ही जैसी। मेरा मालिक मेरे को 10,000 देता है और इसका मालिक 5,000 देता है, तो क्या ये अपने काम से खुश होगा? नहीं होगा। तो भाई मालिकों को जो है अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पिटिटिव सैलरी, प्रतिस्पर्धा लायक सैलरी देनी ताकि हमारा एम्प्लॉय खुश रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, गुड वर्किंग कंडीशन। मान लो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहां पर इसको नाले के पास बिठा के काम करवाया जाता है, तो क्या वर्किंग कंडीशन सही है? क्या ये ढंग से काम करेगा? क्या नहीं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको सही जगह पे बिठाए, गटर में बिठाए इसको। नंबर 3, पीयर रिकग्निशन। भाई हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद की पहचान हो, रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत करी जाए। और मान लो जिस फैक्ट्री में काम करता है यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसका जो मैनेजर इसको लात मार मार के काम करवाता है, क्या ये अपने काम से खुश होगा? नहीं। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई एम्प्लॉय को पीयर रिकग्निशन मिले, उनको उनके काम के लिए रिस्पेक्ट मिले। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ। भाई हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका पर्सनल ग्रोथ हो। अगर मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और 10 साल क्या 20 साल हो गए उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, अभी भी जूता ही साफ कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रही है अब? क्या इसका ग्रोथ हुआ? नहीं हुआ। तो भाई मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि उसके एम्प्लॉय का ग्रोथ भी हो। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें पर हम लोग खत्म करते हैं। लास्ट, स्पेशल बेनिफिट। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, की बीमार हो जाएंगे तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, हाउसिंग फैसिलिटी, रहने को घर देते हैं। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या एम्प्लॉय खुश होगा? क्या
तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि अगर स्पेशल बेनिफिट्स पॉसिबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो भाई वो दिए जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो सके। तो फाइनली हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही थी। हाँ तो क्या कर लेगा तू? हैं? कुछ नहीं भाई।